हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सीरीज दी हंटिंग ऑफ ब्लैर मैनर। यानी कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी पड़ी है। अगर आपने अब तक इस शो को नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका इस शो को देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। तो अब आपका और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे बात करते हैं शो की पूरी प्लॉट की डिटेल्स और एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस शो की कहानी को समझने के लिए सबसे आसान और सिंपल तरीका है कि पहले आप इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स की डिटेल जान लो कि इस सीरीज में किस कैरेक्टर का एक्चुअल में क्या काम है। इससे आपको शो को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज की लीड कैरेक्टर डैनी कैटलोन के बारे में, जो विनग्रे फैमिली में बच्चों की नैनी बनना चाहती है, जिसका इश्तेहार उसने पेपर में पढ़ा है, जो 6 महीने से ऐसे ही छप रहा है, जिस पर उसने काफी सोच समझ कर ये फैसला कर लिया है कि वो इस नौकरी को करेगी, जिस नौकरी में उसे इंग्लैंड शहर से दूर ब्लैर मैनर में 2 बच्चों की देखभाल करनी है, वो भी पूरे दिन। और इसके पहले डैनी ने क्लासरूम में काफी सारे बच्चों को भी संभाला है, जिनसे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई है। इसलिए वो सिर्फ 2 बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहती है। और एक तरीके से डैनी अपनी पास्ट से भी भाग रही है, जो उसे सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं देता। यानी कि एक शैडो फिगर जो उसे सिर्फ और सिर्फ मिरर्स में ही नजर आते हैं। जो शैडो फिगर देखने में काफी ज्यादा टॉल के साथ साथ ग्लासेस भी पहनता है, जिसके शैडो में से सिर्फ उसके ग्लासेस ही नजर आते हैं। तो चलिए पहले ही बात कर लेते हैं डैनी के इस पास्ट के बारे में, कि एक्चुअल में ये शैडो और किसी की नहीं बल्कि डैनी के मंगेतर एडमिन की है, जिसकी मौत का जिम्मेदार डैनी सिर्फ और सिर्फ खुद ही को मानती है। क्योंकि डैनी और एडमिन की एंगेजमेंट के बाद डैनी कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि डैनी एडमिन को प्यार तो करती है, लेकिन वैसा नहीं कि वो उसे अपना जीवन साथी बना ले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडमिन का दिल रखने के लिए डैनी ने शादी के लिए हाँ किया था, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यानी कि वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जब इसकी डिटेल डैनी एडमिन को रेस्टोरेंट में बैठकर देती है तो एडमिन का इससे दिल टूट जाता है, इतना कि वो बाहर कार में बैठकर डैनी से झगड़ा तक करता है। जिसके बाद वो कार से अचानक उतरकर डैनी से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली उस रोड पर एक बस आ जाती है, जिससे एडमिन का एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस बस की फ्लैशलाइट एडमिन के ग्लासेस में पड़ती है, जिसके मौत के उस पल को एडमिन के अलावा डैनी ने भी अपनी आंखों से देखा था। और इसीलिए बाद में डैनी को एडमिन इसी तरीके से मिरर में दिखते हुए हंट कर रहा था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद एडमिन की मौत हो गई थी। और अब डैनी अपने इस पास से कोसों दूर भागना चाहती है, इसलिए उसने इंग्लैंड में आकर अपनी लाइफ को फिर से नई तरीके से स्टार्ट करने का सोचा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना अच्छा हस्बैंड डैनी को मिल रहा था तो डैनी ने इस रिश्ते के लिए मना क्यों किया, तो उस बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अब डैनी के कैरेक्टर की पास्ट की स्टोरी मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन की है, इसलिए अब आते हैं डैनी के प्रेजेंट पर, जहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए हेनरी के सामने बैठी है। जिस जॉब के लिए डैनी क्यों एग्री हुई है, हेनरी वही जानना चाहता है। और डैनी उसे यही बताती है कि 2 बच्चे उसके लिए काफी कंफर्टेबल हो गए संभालने के लिए। और ये बात सुनकर हेनरी उसे जॉब का ऑफर बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन बाद में जब वो लोग बार में एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर डैनी हेनरी से पूछती है कि वो उसे सच सच बता दे कि इस नौकरी के लिए अब तक उसे कोई भी नैनी क्यों नहीं मिली, क्योंकि डैनी को तो जॉब मिली नहीं है। जिसके बाद हेनरी उसे फ्रेंडली होकर ये बात बताता है कि जब उन बच्चों की देखभाल के लिए मिस जेजल नाम की नैनी को रखा गया था तो उसने उसी ब्लाइंड मैनर में सुसाइड कर लिया था। और बच्चों को लेकर रूमर ये भी चलती है कि उन बच्चों को उनके मरे हुए माता पिता भी दिए हैं। और इसी कारण से ये अफवाह काफी तेजी से फैली है, जिस बात को जानने के बाद भी डैनी इस नौकरी के लिए हामी भर देती है। और हेनरी उसे सच बताने के बाद ये नौकरी दे भी देता है। और अब जब हेनरी की बात हो ही रही है तो उसकी भी कुछ स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, कि उसके बड़े भाई डोमिनिक और उनकी वाइफ चार्लोट के मरने के बाद उनके दोनों बच्चे माइल्स और फ्लोरा की जिम्मेदारी उन पर है, जिन्हें देखने हेनरी आज तक ब्लैर मैनर नहीं गए, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। या फिर एक तरीके से आप मानो कि हेनरी अपने बड़े भाई के किए हुए वचन को निभा रहा है, जो डोमिनिक ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करते हुए कहा था कि वो ब्लाइंड मैनर और उनके बच्चों से लेकर वाइफ तक से कोसों दूर रहे। और यही वो आखिरी शब्द थे डोमिनिक के, जिसके बाद डोमिनिक अपनी वाइफ चार्लोट को लेकर इंडिया की ट्रिप के लिए गए थे, जहाँ पर एक्सीडेंट होने के बाद वो कभी भी रिटर्न वापस नहीं आए। यानी इनकी मौत ब्लैर मैनर से काफी दूर हुई। और अब हेनरी को ये लगता है कि उसकी एक गलती की वजह से उसका भाई डोमिनिक और वाइफ चार्लोट मारे गए। यानी अगर वो राज डोमिनिक को पता नहीं चलता तो आज डोमिनिक अभी भी जिंदा होता। और अगर इस राज की बात करें तो ये राज है चार्लोट से प्यार। जी हाँ, हेनरी अपने बड़े भाई की वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये प्यार डोमिनिक की नजर में 6 साल बाद आ गया, यानी कि फ्लोरा के होने के बाद, जो बच्ची एक्चुअल में डोमिनिक की नहीं बल्कि हेनरी की है। लेकिन डोमिनिक यहाँ पर अपने भाई को इंग्लैंड शहर की वो ऑफिस देते हुए धमकी भी देता है कि वो उसकी फैमिली से कोसों दूर रहे। इसलिए जब कभी भी डैनी हेनरी को कॉल करती ब्लैर मैनर आने के लिए ताकि वो आकर बच्चों की हालत देखे, तो हेनरी अपनी सेक्रेटरी को कहकर उस बात
बात को सीधे सीधे टलवा देता, क्योंकि हेनरी को डर लगता था अपनी सच्चाई से फेस करना, जिस वजह से वो खुद को काम में ही पूरा दिन पूरी रात बिजी रखता, इतना कि वो नशे का आदी हो गया था, जिस वजह से उसे ये होश नहीं रहा कि पीटर नाम के शख्स ने उसकी नौकरी करते करते उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे तक चुराए हैं, और उसके अलावा ब्लैक मैनर में जाकर भी पीटर ने कुछ जेवरात भी चुराए थे, जिन्हें लेकर वो पूरी तरीके से फरार हो गया है। और उसी के ऐसे भाग जाने के गम से मिस जेजल ने सुसाइड कर लिया, जो पीटर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तो इन दोनों कैरेक्टर की बात करने से पहले हेनरी के पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं, जो इतने ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से खुद से ही बात करना शुरू कर देता है, यानी उसका डॉपलगैंगर, जिसे आप उसका डार्क साइड भी कह सकते हो, वो बाहर निकल कर आता है और उसे बुरी सजेशन देना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो खुद को शराब के नशे में ही धुत रखता है और बार बार अपनी पुरानी यादों में ही खोया रहता है, खास करके चैलोट की यादों में। और हाँ, जब भी वो उसकी मौत की खबर सुनता फोन पर, तो उससे वो और भी ज्यादा टूट जाता और खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार बार बार समझता। अब ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज देखते वक्त ये चीज बार बार रिपीट भी होती है। इनफैक्ट एपिसोड नंबर 5 आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब कर देता है, खास करके मिस ग्रोजी के कैरेक्टर की स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हेनरी एक दिन ये डिसाइड कर लेता है कि वो जल्द से जल्द 3 घंटे का सफर तय करेगा और ब्लैक मैनर पहुंचकर सिचुएशन का जायजा लेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में इस मैनर में क्या क्या हुआ। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी के 2 कैरेक्टर्स पर, जिनमें से एक पीटर और दूसरी मिस जेजल है, यानी कि रिबेका। रिबेका को इंटरव्यू लेकर पीटर ने ही काम पर रखा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। और रिबेका की बात करें तो रिबेका एक खुशमिजाज औरत है, जिसे बच्चों की केयर करना काफी अच्छी तरीके से आता है। और पहली ही नजर में रिबेका पीटर को पसंद भी आ जाती है, जिसे देखने के लिए पीटर बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर से सीधे ब्लैक मैनर आ जाता। और वहाँ आने के बाद पहले तो पीटर रिबेका को अपने प्यार में फंसाता है और बाद में उस पर खुद का कंट्रोल लेना शुरू कर देता है, मानो जैसे वो रिबेका को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। और रिबेका भी वैसा ही करती है, जो बार बार पीटर की बातों में आ जाती है। तो पहले बात करते हैं पीटर की, जिसकी एंट्री में ही हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि पीटर किस तरीके से हेनरी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और इसके अलावा पीटर इस दुनिया में एडजस्ट करना भी सीख रहा है, यानी कि बड़े लोग में उठना और बैठना, जहाँ से वो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। यानी एक तरीके से पीटर का मानना ये है कि अगर तुम कोई अमीरों के लिए कितना भी करोगे तो आगे चलकर वो उन्हें पूछते नहीं। और ये बात पीटर रिबेका को भी कहता है कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो दोनों यहाँ से एक प्लानिंग बनाकर सीधे अमेरिका भाग जाएंगे और अपनी हसीन जिंदगी को वहीं पर कंटिन्यू करेंगे, जिस प्लान के लिए रिबेका भी रेडी हो जाती है। लेकिन पीटर उसे बिना बताए ही वहाँ से भाग जाता है। तो पीटर की भागने की स्टोरी को पहले यहाँ पर छोड़कर आते हैं पीटर के पास पर, जिस पास में पीटर बार बार अपने मॉम के विजन में ही जाता है, जहाँ पर उसकी माँ आकर उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है और बाद में वो सीधे सीधे अपने बेटे को ब्लैकमेल तक करती है। और पीटर की माँ उसे ब्लैकमेल खुद के बलबूते पर नहीं बल्कि उसके पिता के कहने पर करती है, जो पीटर की माँ को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखता है, जैसा पीटर रिबेका को रखना चाहता है। यानी देखा जाए तो पीटर का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं बीता, जिस पास में उसे अच्छे पेरेंट्स ही नहीं मिले। और अगर देखा जाए तो पीटर की माँ के ब्लैकमेल करने की ही वजह से पीटर खुद के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, ताकि उसके माता पिता उसे बाद में ढूंढ भी ना पाए। और ब्लैक मैनर में पीटर को अगर कोई सबसे ज्यादा नहीं पसंद करता है तो वो है हैना, जो पूरे घर की केयरटेकर है। तो अब बात करते हैं रिबेका की, जो पीटर के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इतनी कि उसके जाने के बाद वो पूरी तरीके से शोक में डूब गई, जिसके बाद उसने ब्लैक मैनर के पासी के लेक में जाकर की जान दे दी, जिसकी डेड बॉडी को सुबह फ्लोरिया ने तैरते हुए उस लेक में देखा। और एक तरीके से देखा जाए तो फ्लोरा रिबेका को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, और ऐसे ही माइल्स भी पीटर को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो पीटर और रिबेका के सच की बात करते हैं, जैसे कि पीटर कभी उस ब्लैक मैनर से भागा ही नहीं, बल्कि उसकी मौत हो गई जो उस ब्लैक मैनर की लेक लेडी ने किया था। फिर पीटर की आत्मा एक हिसाब से इस ब्लैक मैनर में पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गई, जो कभी भी इस ब्लैक मैनर को छोड़कर यहाँ से बाहर नहीं जा सकी। इसके अलावा पीटर अपनी यादों में भी जा सकता है, जो बार बार उसे अपनी माँ के उसी मोमेंट में ले जाती जहाँ पर पीटर की माँ उसे बार बार आकर ब्लैकमेल कर रही थी। यानी ये मोमेंट एक ऐसा की मोमेंट था जहाँ से पीटर ने फैसला किया था कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा। इतना कि पीटर ने अपना पूरा असर माइल्स पर भी छोड़ा है, जिसमें हम सीरीज में बार बार माइल्स को पीटर जैसी हरकतें करते हुए देखते हैं, मानो जैसे पीटर ने माइल्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो कि सच भी है, क्योंकि पीटर किसी भी कीमत में लय से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसने माइल्स को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है। और वो ये सब कुछ अकेले नहीं बल्कि रिबेका के साथ करेगा, जिसे अगर मैं सिंपली कहूँ तो पीटर ने रिबेका को मारने की प्लानिंग की है, जो कि वो फिर से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर करता भी है। यानी कि जब रिबेका उदास थी और पूरी तरीके से पीटर की ही यादों में खोई हुई थी, तब पीटर सोल के रूप में उसके सामने आया, जहाँ पर आते के साथ में ही उसने उसे सारी की सारी सच्चाई बता दी कि वो अब मर चुका है। लेकिन कैसे, वो बात उसने अभी तक रिबेका को नहीं बताई थी। और पीटर बार बार रिबेका को उन दोनों की कुछ यादें दिखाकर अपने जाल में फंसाने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो रिबेका से परमिशन मांगता है उसके शरीर में जाने की, और रिबेका उसे परमिशन तक देती है, क्योंकि रिबेका पीटर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिस प्यार का पीटर पूरी तरीके से गलत उपयोग करता है, क्योंकि रिबेका के शरीर में जाने के बाद वो उसे सीधे ब्लैक मैनर के उस लेक में ले जाता है, जहाँ पर वो रिबेका को डुबाकर मार देता है। और इसी लेक में उस लेक लेडी ने पीटर की डेड बॉडी भी डाली है, और ये देखकर रिबेका की सोल पूरी तरीके से टूट जाती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, और एक तरीके से अब उसकी सोल भी इस ब्लैक मैनर में ट्रैप
ट्रैप हो गई है। और हाँ, ब्लैम मैनर की सोल लोगों को तब दिख सकती है जब वो सोल खुद चाहे। तो अब बात करते हैं पीटर के प्लान की। पीटर इस ब्लैम मैनर से बाहर कैसे निकलेगा। वेल, तो ये प्लान है फ्लोरा और माइल्स, जिनकी परमिशन लेकर पीटर माइल्स के शरीर में घुसेगा और रेबेका फ्लोरा के, क्योंकि पीटर ने यहाँ पर उन दोनों बच्चों से ये प्रॉमिस किया है कि इससे वो दोनों बच्चे अपने माता पिता की यादों में हमेशा के लिए रहेंगे, वो भी बिल्कुल खुशी खुशी। और दोनों बच्चे यही चाहते हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों को ये नहीं पता कि पीटर एक तरीके से उन बच्चों को भी अपनी बातों में फंसाकर इस ब्लैम मैनर में फंसाना चाहता है, ताकि वो और रेबेका इस मैनर से आजाद हो जाए। जो प्लान पीटर के लिए तो पूरी तरीके से वर्क करता ही है, क्योंकि माइल्स पीटर की बात सुनकर उसे अपने शरीर में आने देता है। लेकिन बात करें रेबेका की, तो रेबेका फ्लोरा के शरीर में नहीं आती, बल्कि वो उसे पीटर के सामने ऐसा नाटक करने के लिए कहती है कि रेबेका उसके शरीर में है, क्योंकि इन सब के पूरे होने के बाद पीटर की प्लानिंग डैनी को मारने की है, जिसने अपनी आंखों से रेबेका और पीटर की सोल को देखा है और उनके प्लान को भी। लेकिन अब रेबेका पीटर की इन बातों में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती। तो डेफिनेटली यहाँ तक आपके दिमाग में अगर कोई चीज घूम रही है तो वो है ब्लैक की लेडी ऑफ द लेक, जिसकी पूरी डिटेल तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में ही देने वाला हूँ, यानी कि सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी खत्म करने के बाद। क्योंकि इस लेडी ऑफ द लेक ने सिर्फ पीटर को ही नहीं बल्कि और भी कुछ लोगों को मारा है, जैसे कि एक फेसलेस बच्चा, एक औरत, एक डॉक्टर और सोल्जर। तो पीटर और रेबेका की स्टोरी से हटकर बात कर लेते हैं माइल्स के बारे में, जिसे बोर्डिंग स्कूल में रखा गया था और वहाँ पर उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जैसे कि अपने बेस्ट फ्रेंड से मारामारी कर बोर्डिंग स्कूल से रस्टिकेट होने की कोशिश जो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होती। उसके बाद वो टीचर के पिजन को मार देता है, और जब प्रिंसिपल उसे सॉरी कहने के लिए कहते हैं तो प्रिंसिपल के सामने ही ये कहने लगता है कि वो उस पिजन को गला काट कर मारना चाहता था। जिस बात को सुनकर प्रिंसिपल और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और माइल्स को सीधे रस्टिकेट कर देते हैं बोर्डिंग स्कूल से। क्योंकि जब माइल्स को उसकी छोटी बहन फ्लोरा की चिट्ठी आई थी, जिसमें उसने अपने भाई को घर पर आने की बात कही थी, जो बात माइल्स को बहुत ही ज्यादा लगी थी कि उसकी बहन ब्लैम मैनर में ठीक नहीं। और एक तरीके से देखा जाए तो फ्लोरा ने ये काम डेफिनेटली रेबेका के कहने पर ही किया था, जिसे पीटर ने आदेश दिए थे कि वो माइल्स को ब्लैम मैनर वापस बुला ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स किस तरीके से बीच बीच में पीटर के कंट्रोल में रहता है या फिर खुद ही पीटर बन जाता है। और बात करें फ्लोरा की, तो फ्लोरा का बर्ताव इस सीरीज में स्टार्ट में आपको काफी अजीब लगता है, जैसे कि कोई भी बुरी चीजों को वो बहुत ही ज्यादा जल्दी भूल जाती है और बार बार डैनी से बात करते वक्त वो दूसरी तरफ देखती है, क्योंकि रेबेका उसे बताती है कि उसे डैनी से क्या बातें करनी है और क्या नहीं। और अगर चीजें फ्लोरा के मामले में आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो रेबेका उसे यादों में भेज देती है, जिनसे अब फ्लोरा पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और उसे अब फिर से अपने माता पिता की यादों में नहीं खोना। और इसके अलावा फ्लोरा घर की अच्छी आत्मा को भी जानती है और बुरी भी, जो कि इस ब्लैम मैनर में सिर्फ लेडी ऑफ द लेक ही है। इसके अलावा फ्लोरा के कमरे में हम बार बार एक डॉल फेस गोस्ट को भी देखते हैं, जो कि उस छोटे बच्चे की ही आत्मा है, जो हर बार फ्लोरा के कमरे में आकर उसकी बनाई गई डॉल्स को सेट करता है, जो उसने अपने बेडरूम के उस हाउस टॉय में रखी है, ताकि इससे फ्लोरा को ये पता चलता रहे कि घर के सभी मेंबर्स रात के वक्त कहाँ पर रहते हैं। क्योंकि घर में कभी कभी रात के वक्त लेडी ऑफ द लेक घूमती है, जिसके सुबह पैरों के निशान भी पाए जाते हैं और हर बार ये इल्जाम ऑब्वियसली बच्चों पर ही लगता है। तो फ्लोरा और माइल्स से हटकर बात करते हैं घर के शेफ ओवन की, जिसने इस नौकरी को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के करीब रहने के लिए किया है, क्योंकि ओवन की माँ को भूलने की बीमारी है और ओवन सिर्फ उन्हीं के लिए ब्लैम में रहना चाहता है। और जैसे ही उसकी माँ मर जाएगी तो ओवन इस ब्लैम मैनर और इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, जहाँ पर वो कभी भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि ब्लैम के लोग ओवन के हिसाब से यही जीते और यही मरते हैं, जो कभी भी ब्लैम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और इसके अलावा ओवन का सपना एक अच्छा शेफ बनने की भी है, जिसके बाद ओवन की इन बातों को सुनकर हैना ओवन को नौकरी पर रख लेती है। इनफैक्ट ओवन के इंटरव्यू का मोमेंट हैना के लिए बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि हैना ओवन से प्यार भी करती है, लेकिन कभी भी उसे ये बात खुलकर नहीं कहती। और ओवन की भी बात करें तो ओवन भी हैना को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और अब बात करें जेमी की कैरेक्टर की, तो जेमी ब्लैम मैनर की एक गार्डनर है, जिसे फूलों से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इतना कि वो उसके इर्द गिर्द किसी दूसरे लोगों को भटकने देना नहीं चाहती। इनफैक्ट हैना को मर्दों से भी बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि उसका बचपन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिस पास में उसने अपने पिता से लेकर बाकी दूसरे मर्दों से भी बहुत मार खाई है। इसलिए जेमी को ज्यादातर तो अकेले ही रहना पसंद है, ठीक डैनी की तरह। जिसके बाद वो डैनी की फीलिंग्स को समझती है कि डैनी कितने ज्यादा गम से गुजर रही है, और जेमी उसे सहारा देती है, जहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि डैनी एक्चुअल में एक लेस्बियन है, जिसकी फीलिंग्स जेमी के लिए बिल्कुल सेम है। लेकिन जब भी वो जेमी के करीब जाती तो बार बार एडमंड की शैडो उसे आकर ऐसा करने से रोक देती। लेकिन एक रात डैनी फैसला कर लेती है कि वो एडमंड का सामना कर उसे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से भगा देगी, और वाइन पीकर वो आधी रात को ऐसा करती भी है उसके ग्लासेस को जलाकर, ताकि वो अपनी लाइफ की शुरुआत कर सके। क्योंकि जब डैनी इन सभी दुखों से गुजर रही थी तो जेमी ने उसे एक बात कही थी कि उसके मंगेतर की मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी एडमंड की लाइफ में लिखा था वो उसके साथ हुआ ही, जिसका जिम्मेदार डैनी को बिल्कुल भी खुद को मानना नहीं चाहिए। और अब डैनी और जेमी अपनी इस लव लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है। चलिए अब बात करते हैं मिस हैना की, जिनका कैरेक्टर हमें स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि हैना भी बीच बीच में कहीं पर खो जाती है, इतना कि सामने वाला शख्स उससे क्या बात कर रहा है उससे वो बातें याद नहीं रहती। और इसके अलावा हैना को जब भी कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है तो वो उन चीजों को नहीं खाती, और न ही हैना ठीक तरीके से सोती है। इसके अलावा हैना को बार बार दीवारों पर क्रैक तक दिखता है, जिसकी स्टोरी हमें इसके एपिसोड नंबर 5 में पूरी तरीके से कंफ्यूज करती है, क्योंकि हैना बार बार ओवन की
की यादों से लेकर कई यादों में ट्रेवल करती है, लिटरली ट्रेवल करती है, जिन यादों में ही हमें ये पता चलता है कि हैना को उसके पति ने एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद ये बात जैसे ही चार्लोट को पता चली, अपने ब्लैक मैनर में ही रहने के लिए कह दिया ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से अच्छी तरीके से शुरू कर सके, जिसकी शुरुआत हैना करती भी है ओवन के आ जाने के बाद। लेकिन पीटर मरने के बाद भी माइल्स का पीछा नहीं छोड़ता, जो बात हैना को इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो उसका पीछा करते करते ब्लैक मैनर के कुएं के पास पहुंच जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पीटर माइल्स के शरीर में आकर हैना को वहीं से धक्का दे देता है। जिसके बाद हैना सीधे उस सूखे कुएं में गिरकर वहीं पर मारी जाती है, जहाँ मरते वक्त वो उस कुएं की एक ईंट को देखती है जिसमें दरार होती है। और यही चीज हैना को याद रहती है, ना कि उसकी मौत, जो इसके पहले एपिसोड में ही हो जाती है, तब जब डैनी पहली बार इस ब्लैक मैनर में आती है। लेकिन हैना अपनी मौत को से बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं हैना को यह एहसास तो है कि वो मर चुकी है, इसलिए हर बार वो चर्च में 4 कैंडल्स ही जलाती है, जिनमें से 2 मिस्टर एंड मिसेस विनग्रेव के लिए है, एक रेबेका की और चौथी उसकी खुद की कैंडल, जो बाकी तीनों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल रही है। ये चीज यही प्रेजेंट करती है कि हैना ये मानने को तैयार नहीं कि वो मर चुकी है, इसी वजह से वो घर के बाकी दूसरे मेंबर्स को दिखती है। पर इसके एपिसोड नंबर 7 में जब पीटर माइल्स के शरीर में होता है, तो वह हैना को अपने साथ ले जाकर उस सूखे वेल के अंदर हैना को उसकी खुद की डेड बॉडी दिखाता है, ताकि इससे हैना ये मान ले कि वो मर चुकी है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। और होता वैसी ही है, पर ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि ओवन की यादों में ओवन इससे यही कहता है कि वो खुद ही की यादों में फंसने के लिए नहीं बनी, बल्कि वो इन यादों को तोड़कर घर के बाकी दूसरे लोगों की मदद भी कर सकती है, जिस मुसीबत में फिलहाल तो फ्लोरा के अलावा डैनी पड़ चुकी है, जिसे वो लेक लेडी बस कुछ ही देर में मारने वाली है। क्योंकि जब रेबेका ने पीटर को बेवकूफ बनाकर वहाँ से हैना के साथ उसे भेज दिया था, तब फ्लोरा रेबेका के कहने पर डैनी को आजाद कर देती है। जिसके बाद रेबेका डैनी से यही कहती है कि वो फ्लोरा को लेकर इस ब्लैक मैनर से कोसों दूर चली जाए, जहाँ जाते वक्त फ्लोरा जोर जोर से चिल्लाती है और नीचे उतर जाती है। और इसी बीच उस लेक की लेडी का आने का टाइम हो जाता है मैनर में, जिसके रास्ते में इस बार पीटर के अलावा अब डैनी आ गई है। जिसके बाद वो उसका गला पकड़कर उसे सीधे घर के अंदर ले जाती है, क्योंकि हर बार वो लेडी ऑफ द लेक से निकलकर सीधे विनग्रेव के बेडरूम में जाती है, जहाँ जाकर वो बेड को ऐसे ही घूरती रहती है और बाद में वहाँ से निकलकर वो फिर से लेक में आ जाती है। और फिर जैसे ही हैना वहाँ से अपनी मेमोरी से निकलती है ओवन के कहने पर, तो वो लेडी ऑफ द लेक को अपने सामने पाती है, जो हैना की परवाह ना करते हुए उसकी सोल को चीर के सीधे घर के अंदर घुस जाती है, जिससे हैना वहीं गिर जाती है और बाद में पूरी जिम्मेदारी फ्लोरा पर आ जाती है, जो सीधे जाकर अपने माता पिता के उस बेड पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो लेडी ऑफ द लेक डैनी को छोड़ देती है और फ्लोरा को अपनी गोद में उठाकर लेक की तरफ निकल जाती है, मानो जैसे फ्लोरा उसी की बेटी हो। और इसी बीच उसे काफी लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं। इनफैक्ट हेनरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और ओवन और जेमी भी, लेकिन हेनरी उस लेडी ऑफ द लेक को रोके उससे पहले ही वो लेडी ऑफ द लेक हेनरी की गर्दन पकड़कर उसे कोसों दूर फेंक देती है, जिससे हेनरी की जान जाते जाते बचती है। लेकिन ओवन वहाँ पर पहुंचकर हेनरी की जान बचा लेता है और ओवन को वहाँ पर ये पता चलता है कि हैना एक सोल है। और जेमी भी अपनी आंखों से लेडी ऑफ द लेक को देखती है। और बात रही रेबेका की, तो रेबेका फ्लोरा को सिवाय समझाने के और कुछ नहीं कर सकती कि मौत के बाद वो उसका ध्यान रखेगी। और बात करें पीटर की, तो पीटर की सोल फिलहाल तो माइल्स के अंदर है, जो बस वहाँ पर खड़े रहकर ये देख रहा है कि आगे होगा क्या। और जैसे ही वो लेडी ऑफ द लेक फ्लोरा को लेकर लेक के अंदर डूबने वाली होती है, तो डैनी वहाँ पर पहुंचकर उस लेडी ऑफ द लेक को ये ऑफर देती है कि वो उसके शरीर में आ जाए, जिस ऑफर को वो लेडी ऑफ द लेक मान भी लेती है और सीधे डैनी के शरीर में आ जाती है, जिसमें आते के साथ में ही ब्लैक मैनर की सारी स्पिरिट को आजादी मिल जाती है। और पीटर भी जाते वक्त माइल्स से माफी मांगता है और हैना भी हेनरी को ये बता देती है कि उसकी डेड बॉडी ब्लैक मैनर के सूखे वेल में पड़ी हुई है, जहाँ से निकालकर ओवन बाद में उसका फ्यूनरल करता है और ब्लैक को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ की फिर से शुरुआत कर सके, जिस शुरुआत में वो अमेरिका में अब एक शेफ है। और ऐसी ही लाइफ की शुरुआत डैनी और जेमी भी करती है, जिस अच्छी सी लाइफ में उन दोनों को पूरे 5 साल हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ते हैं, तो वो लेडी ऑफ द लेक डैनी पर हावी होते चली जाती है और 5वें साल में वो उस पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाती है, इतनी कि एक रात को वो उठकर जेमी को मारने तक की कोशिश करती है और उसके विजन तक भी देखती है कि वो उसे पानी में डुबाकर मार रही है। जिसके बाद डैनी ये डिसाइड कर लेती है कि जितनी भी जिंदगी उसने जेमी के साथ जी है, वो उन्हीं पलों को लेकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, ताकि जेमी को कोई भी तकलीफ ना हो। और जब जेमी सुबह उठती है, तो उसे डैनी का अता पता भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे ब्लैक मैनर जाती है और सीधे उस लेक के अंदर जाकर वो ये देखती है कि अब लेडी ऑफ द लेक डैनी है और कोई नहीं, जो किसी को भी हार्म नहीं करेगी, बल्कि वो उस लेडी ऑफ द लेक को अपने साथ ही लेकर उस लेक तक ही रहेगी, ताकि फिर से वो साइकिल रिपीट ना हो। और दूसरी तरफ बात करें फ्लोरा, हेनरी और माइल्स की, तो हेनरी को ये सारी की सारी बातें याद है ब्लैक की, लेकिन माइल्स और फ्लोरा की बात करें तो वो इन सभी बातों को भूल चुके हैं। इनफैक्ट उन्हें डैनी, जेमी और ओवन के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें हैना की पिक देखकर थोड़ी बहुत बचपन की बातें याद आती है। और ब्लैक मैनर उनके लिए बस एक समर होम के अलावा कुछ नहीं। और ये जो कोई भी घटना हुई है, उसका ईयर है 1987 का, जिसकी पूरी कहानी कार्ला गुगिनो की कैरेक्टर नरेट कर रही है, जो वेडिंग की अगली सुबह से पहले ब्राइड, ग्रूम और उसके दोस्तों को ये कहानी सुना रही है, ये कहकर कि इस कहानी का उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सच ये है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि जेमी ही है, जो अब भी अपने प्यार डैनी का इंतजार कर रही है। और वो हर रात
एक ही साइकिल को रिपीट करती है, जैसे कि बेसिन से लेकर बाथटब में पानी भरना और घर के दरवाजे को आधा खुला रखकर दरवाजे के सामने ही चेयर को लेकर सो जाना। ये चीज हमें पहले एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई जाती है और इसके फाइनल एपिसोड के एंड में भी, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी हमें डैनी नजर नहीं आती, सिवाय इसके फाइनल एपिसोड के एंड के उस सीन में, जिस सीन में जेमी चेयर पर बैठकर सो जाती है और वहीं पर उसके कंधे पर हमें डैनी का रिंग पहना हुआ हाथ नजर आता है, जो रिंग डैनी ने जिम को दी थी। इससे ये बात शो होती है कि डैनी यानी कि लेडी ऑफ द लेक हर रात जेमी से मिलने के लिए आती है, जो उसे तहे दिल से प्यार के साथ साथ याद भी करती है, जो याद डैनी को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि अगर मरे हुए लोगों को लोग भूल जाएंगे तो वक्त के टाइम पीरियड के साथ साथ उनके चेहरे भी वैसे ही गायब हो जाते हैं, ठीक सीरीज में दिखाई गई बाकी दूसरी सोल्स की तरह, जिन्हें यादों में पूरी तरीके से भुला दिया गया। तो अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी यानी कि इसकी ओरिजिन पर, कि इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से और ये लेडी ऑफ द लेक है कौन। वेल, तो इसकी शुरुआत 17th सेंचुरी के ब्लैर मैनर से शुरू हुई, जिसका टाइम पीरियड 1676 से शुरू होता है, जिस टाइम पीरियड में ब्लैर मैनर को लॉयड फैमिली ओन करती थी। जिस ईयर के शुरुआत में ही हमें वोयला और प्रेडेटा के पिता जेम्स की मौत दिखाई जाती है, जिनके मरने के बाद वोयला और प्रेडेटा को यही डर था कि लड़की होने की वजह से उनसे उनकी ये संपत्ति छीन ली जाएगी, जिसके लिए वोयला जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढकर उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन वोयला को ये भी पता था कि आधे से ज्यादा लोग उससे शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए ही करना चाहते हैं, जिन पैसों को वो काफी कीमती कपड़े और जेवर में ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है, और उसी के सिलसिले में वो घर से बाहर भी रहती है। जिसके बाद उसने घर पर उनके दूर के रिश्तेदार आर्थर लॉयड को इनवाइट किया था, जिसकी खातिरदारी के लिए वोयला वहाँ पर मौजूद नहीं थी, यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रेडेटा पर थी, जिस वजह से प्रेडेटा आर्थर को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन बाद में जब वोयला आई तो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि आर्थर को प्रेडेटा नहीं बल्कि वोयला ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और शादी से उन्हें एक लड़की भी हुई, जिस बेटी को लेकर वोयला बार बार यही कहती कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि आगे चलकर कोई भी दूसरा मर्द उससे ये मैनर छीन ना पाए, जो उसकी माँ ने काफी मेहनत से बचा कर रखा है, और वो ना तो इस मैनर पर किसी और को उसका हक जमाने देगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से वोयला को लंग का डिजीज हो गया और उस वजह से वो ज्यादातर तो बीमार ही रहने लगी, इतनी बीमार कि प्लेग के डॉक्टर ने ये दावा कर दिया था कि वोयला के पास ज्यादा वक्त नहीं, यानी महीनों 2 महीने में वोयला ऐसे ही दर्द से मारी जाएगी। लेकिन उसकी बहन प्रेडेटा नहीं चाहती कि उसकी बहन मरे, जिसके लिए वो उसका काफी इलाज भी करवाती है। लेकिन बाद में थक हार कर आर्थर इस बात को मान लेता है कि वोयला कभी भी मर सकती है, इसलिए वो एक पादरी को बुलाता है ताकि इससे वोयला की मौत काफी ज्यादा आसान रहे, यानी मरने के बाद उसकी सोल रेस्ट इन पीस रहे। लेकिन जैसे ही पादरी वोयला को उनके आखिरी शब्द कहने के लिए कहती है कि मरकर वो ऊपर जाकर जगह बनाएगी अपने ईश्वर से कहकर, तो वोयला उस बात को रिफ्यूज कर देती है और यही कहती है कि वो मरेगी नहीं और इसी मैनर में रहेगी जहाँ से वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। और इस बात में प्रेडेटा भी अपनी बहन का साथ देती है और यही जिद वोयला को 1 साल नहीं बल्कि 5 सालों तक जिंदा रखती है, लेकिन उसी बुरी कंडीशन में, जिस बुरी कंडीशन में वो अपने पति और बेटी से दूर हो गई है। और अब इस बात का थोड़ा बहुत तो फायदा प्रेडेटा को हुआ है, यानी कि प्रेडेटा आर्थर के करीब आना चाहती है, जिसकी वो कोशिश भी करती है, लेकिन वोयला उन कोशिश को नोटिस कर लेती है। जिसके बाद यहाँ से शुरू होती है जलन, जो वोयला अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा करती है, इतना कि वो बार बार उसकी इंसल्ट उसे मार कर या फिर जलील कर कर करती। लेकिन हर एक चीज का वक्त होता है, यानी कि प्रेडेटा का सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट रहा था कि उससे और कितना वेट करना होगा। और एक दिन ऐसे ही वो मौका देखकर अपनी बहन को उसी के बिस्तर में गला दबाकर मार देती है। लेकिन मरने से पहले वोयला अपने हस्बैंड आर्थर को एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है। वो प्रॉमिस उसके सारे कपड़े और ज्वेलरी का है, जिसे उसने एक संदूक में बंद कर उस संदूक की चाबी अपने हस्बैंड आर्थर को दे दी है, ताकि बड़ी होकर वोयला की बेटी इजाबेल उस पर अपना हक जता सके, जो प्रॉमिस आर्थर किसी भी कीमत में तोड़ना नहीं चाहता। और अब जबकि वोयला की मौत हो गई है तो कुछ और वक्त बीतता है, जिसके बाद आर्थर डिसाइड कर लेता है कि वो प्रेडेटा से शादी कर लेगा, और ऐसा होता भी है। लेकिन इजाबेल प्रेडेटा को अपनी माँ नहीं मानती और आर्थर प्रेडेटा को अपनी पत्नी मानता है। और जब आर्थर को बिजनेस में लॉस होता है और प्रेडेटा की जलन उस संदूक को लेकर और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो संदूक को आर्थर से यही बोलकर खुलवाएगी कि वो कीमती चीजें उनके डूबते हुए बिजनेस को संभाल सकती है। लेकिन आर्थर का जवाब ना ही होता है और प्रेडेटा आर्थर की उन बातों को इग्नोर कर रात को आर्थर के क्लोजेट से उस चाबी को चुराकर संदूक की तरफ चली जाती है, जिसे वो खोलकर अंदर की कीमती चीजें अपनी आंखों से देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इतना खुश कि वो अपनी बहन वोयला का एक कपड़ा उठाती है, जिस कपड़े में से हाथ निकलकर उसका गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि वोयला का ही होता है, जो वेट कर रही थी उस संदूक के खुलने का, ताकि वो अपनी बेटी को उनकी चीजों पर अपना हक जमाते हुए देखे। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को देखती है तो उसे खुद का रिवेंज याद आता है, जिस बदले ने प्रेडेटा की भी जान ले ली है। और एक तरीके से प्रेडेटा अब इस ब्लैर मैनर में ट्रैप हो गई है, जो अब सब कुछ भूल भी चुकी है, ठीक बाकी दूसरी सोल्स की तरह। लेकिन बात करें वोयला की, तो प्रेडेटा की मौत के बाद वोयला को ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी को उसका हक मिलेगा, जिसके लिए वो और वेट करेगी, जिस वेट में वो सोती और उठकर संदूक के खुलने का वेट करती, और वो बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट कर रही थी। लेकिन एक दिन आर्थर ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा अपनी बेटी को लेकर, जहाँ जाने से पहले वो वोयला के उस संदूक को उठाकर उस लेक में फेंक देता है, क्योंकि आर्थर भगवान पर बहुत ही ज्यादा
भरोसा रखता है और जिस संदूक ने उसकी दूसरी पत्नी की जान ले ली उनसे डेफिनेटली वो अपनी बेटी को मरवाना नहीं चाहेगा। यानी वोला की वो उम्मीद अपनी बेटी को देखने की अब एक उम्मीद ही रह गई जो कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी वोला अब अपने उस नए घर यानी कि उस लेक के अंदर सोती है और उठकर अपने बेडरूम की तरफ आती है ताकि वो देखे सब कुछ ठीक है या नहीं, और फिर से वहाँ से चली जाती है। यानी वो बेडरूम में आकर अपने पति और अपनी बेटी को देखती है और फिर से लेक में चली जाती है और इस बीच उसके रास्ते कोई भी आता है तो वो उनकी जान ले लेती है। और देखते ही देखते ये 60s का दौर निकलता है और 80s का दौर भी आ जाता है और उन्हीं यादों में वोला की यादें धुंधली होती चली जाती है जिससे अब कुछ भी याद नहीं और ना ही उसका ऐसा कोई मकसद है लोगों को मारने का। वो बस अपने उन्हीं पुराने रास्तों पर चल रही है और उन्हीं रास्तों से वो आकर वो सभी साइकिल्स को रिपीट करती है, यानी सोना, उठना, बेडरूम की तरफ जाना मैनर के और फिर से आकर लेक में सो जाना। यानी कि वोला ने अपनी एग्जिट से उस ब्लैम मैनर के इर्द गिर्द अपनी ही पूरी की पूरी दुनिया बना ली जिनसे वो कभी भी बाहर निकलना नहीं चाहती और इसी कारण से वहाँ पर रह रही सोल भी पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गई है जिनका पता पीटर ने लगाया मरने के बाद। लेकिन पीटर नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा भी आगे चलकर सब कुछ भूल जाए और ऐसे ही फेसलेस होकर इस मैनर में फंसे रहे। लेकिन जब डैनी ने वोला की स्पिरिट को अपना शरीर ऑफर किया तो वोला ने उस ऑफर को बिल्कुल भी नहीं ठुकराया और इस चीज को भी पूरे 5 साल हो गए थे, यानी 5 साल बाद डैनी पर वोला हावी होने लगी थी, जिसके बाद डैनी ने वक्त से पहले ही लेक में जाने का सोचा ताकि वो लेक में ही रहे अपनी यादों के साथ, क्योंकि वोला की कोई भी ऐसी यादें नहीं थी जो उसे याद थी। तो वोला की स्पिरिट का वजूद डैनी के शरीर में जाने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया और लेडी ऑफ द लेक की छवि जो डैनी को मिली थी तो डैनी के पास एक उम्मीद जिमी के साथ हमेशा रहने की थी, जिसे वो एपिसोड के एंड के सीन में पूरा भी करती होगी, क्योंकि दिखाया कुछ उस तरीके से गया है जिसकी कोई भी ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं की गई कि डैनी रोज रात में आकर जेमी से मिलती भी है या नहीं। लेकिन वोला की मुसीबत को हटाकर डैनी ने जो सबसे बड़ा अच्छे काम किए हैं वो है ब्लैम मैनर को श्राप से मुक्त करवाना, जिस वजह से फ्लोरा की जान भी बची और सारी की सारी स्पिरिट आजाद भी हो गई सिवाय वोला की स्पिरिट के, जो अर्थ को छोड़कर दूसरी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी और रीजन वही एक जिद। तो ये है पूरी की पूरी स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेन नेटफ्लिक्स की सीरीज दी हंटिंग ऑफ ब्लैम मैनर की, जिसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सीरीज को कितना ज्यादा आसान बनाया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।